नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। हम इस शो के जरिए कोरोना बीमारी और उस वैक्सीन से जुड़ी नई नई जानकारियां आप तक लाते हैं। हम देश और दुनिया के जाने माने विशेषज्ञों से बात करते हैं जो कोरोना से जुड़ी नई नई रिसर्च कर रहे हैं ताकि कोरोना को लेकर बिल्कुल सटीक और ताजा जानकारी आप तक पहुंच सके। आपके सवालों के जवाब भी लेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम आपको बताएं, आज के जो न्यूज मेकर ऑफ द डे हैं वो है हमारे खास मेहमान डॉक्टर रविंद्र गुप्ता, प्रोफेसर ऑफ क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी के हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे वैक्सीन के असर पर कि किस तरह से ब्रिटेन में जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ है उसका असर और भारत में उसे कैसे देखा जाए। लेकिन सबसे पहले अब हम रुख करते हैं हमारी टॉप स्टोरी का। कोरोना की वैक्सीन अभी भले ही नहीं आई हो, लेकिन टीके के प्री ऑर्डर बुक करने वाले देशों में भारत सबसे आगे होता जा रहा है। वैक्सीन लॉन्च एंड स्केल स्पीडोमीटर की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। इसके अनुसार कोरोना के टीके के लिए भारत ने करीब 160 करोड़ खुराक का प्री ऑर्डर दिया है। इससे 80 करोड़ लोगों को लाभ मिल सकेगा, यानी करीब 60% आबादी को टीका लग सकेगा। हालांकि हर्ड इम्यूनिटी विकसित करने के लिए काफी माना जा सकता है। इसी तरह दुनिया के कई बड़े और अमीर देशों ने वैक्सीन की बड़ी स्तर पर प्री बुकिंग कर ली है, जिसको लेकर कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो अमीर देश हैं उन्होंने ज्यादा वैक्सीन की बुकिंग कर ली है और जो गरीब देश हैं ऐसे में उन पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। तो इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं खास मेहमान डॉक्टर शेखर मांडे हैं, डायरेक्टर जनरल हैं CSIR के। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे लिए वक्त निकाला आपने। डॉक्टर साहब, ये जो अभी जो नई रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक दिख रहा है कि भारत ने काफ़ी प्री ऑर्डर जो हैं वो किए हैं वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीन के। तो एक तरह से जनता को इस बात से खुश भी होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, हम जानते हैं घनत्व बहुत ज़्यादा है। ऐसे में अभी भी सबको वैक्सीनेशन मिल पाएगा, इस पर सवाल लगातार बना हुआ है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? इसमें ऐसी बात है कि कोई भी देश चाहेगा कि अपनी जनता जो है उसको हम लोगों ने प्रोटेक्ट करना है, और इसके लिए कितने वैक्सीन डोसेज जरूरी है इसके कैलकुलेशन किए जा सकते हैं। जैसे कि इसमें दो अलग अलग तरीके, जैसे आपने हर्ड इम्यूनिटी का जिक्र किया, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी के अलावा वैक्सीन का जो चेन होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति तीसरे व्यक्ति तक जैसे वायरस जाती है, तो उसको भी ब्रेक करना जरूरी होता है। और इसलिए देश ने कैलकुलेट किया होगा कि कितने लोगों को देने से ये हम लोग चेन ब्रेक कर पाएंगे, और मेरे ख्याल से इस कैलकुलेशन पे आधारित फिर जो नंबर आप लोग जो कह रहे थे उतने नंबर को शायद ऑर्डर किया गया होगा, ऐसे मैं मानता हूँ। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये भी एक सवाल उठता है कि किन लोगों को दिया जाना है और किन लोगों को नहीं दिया जाना है। इसको लेकर किस तरह से तय किया जाएगा, क्योंकि अभी तक तो फैसला नहीं लिया गया है। और सरकार की तरफ से जब ये कहा गया कि सबको नहीं दिया जाना है, तो कहीं ना कहीं सबके मन में एक शंका भी आई, जो कि जाहिर सी बात है पूरी देश की जनता जो है वो इंतजार कर रही है, जिसमें आप और हमारे जैसे लोग भी शामिल हैं। ऐसे में जब ये बयान आता है कि सबको नहीं मिल पाएगा, तो कहीं ना कहीं डर लगता है कि अगर हमें नहीं मिल पाया तो कहीं हम तो कोरोना की चपेट में नहीं आ जाएंगे, अगर अब तक नहीं आए हैं तो। नहीं, ऐसे किसी को डरने की बात नहीं है। सरकार पूरी सक्षम है कि किसे देना चाहिए किसे नहीं देना चाहिए, और ये प्रायोरिटी में है। और सरकार ऐसे तो किसी को नहीं कहने वाली कि आप मत लो। तो जो व्यक्ति अगर वैक्सीन करना चाहता है खुद अपने आप को, तो इसे सरकार बिल्कुल नहीं कहेगी कि आप मत लेना करके, लेकिन प्रायोरिटी होती है। और हम सब यही मानेंगे कि जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर्स हो, डॉक्टर्स हो, उनको प्रतिदिन पेशेंट का सामना करना पड़ता है, उनको पेशेंट के साथ काम करना होता है, तो उनको सबसे ऊपर की प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, सभी लोग मानते हैं। और इसी तरह अलग अलग जो लोग हैं, जैसे कि जो लोग वयस्क लोग हों, तो बुजुर्ग लोगों में भी कोरोना फैलने की संभावना ज्यादा होती है, कोमॉर्बिडिटी के लोग हो। तो इसलिए सरकार जो निर्णय लेगी, हम सब लोगों को मानना चाहिए कि सरकार का निर्णय एकदम सही होगा इस बारे में, और इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैंने वैक्सीन नहीं ली इसलिए मैं अब कोरोना से मरने वाला हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पर एक सवाल और डॉक्टर साहब उठता है कि WHO ने भी चिंता जाहिर करी है कि जो अमीर देश हैं वो अपनी आबादी से भी ज्यादा प्री बुकिंग कर रहे हैं। ऐसे में जो गरीब देश हैं उन तक पहुंच नहीं पाएगा, और कई देश इस हालत में भी नहीं है कि वो इन जो वैक्सीन की जो कंपनियां हैं उनसे करार कर सके। ऐसे में उन तक वैक्सीन पहुंचना कहीं ना कहीं मुश्किल होगा। तो कहीं आपको लगता है कि ये वाकई में एक चिंता का विषय है अगर हम पूरे वैश्विक स्तर पर देखें तो? बिल्कुल चिंता का विषय नहीं है। इसके लिए एक इतिहास साक्ष्य है कि जब जब दवाइयों को पूरे विश्व में जब देना था, पर्टिकुलरली गरीब देशों में, तब भारत ने अपने पैरों पे खड़े होकर दवाइयां बनाई हैं और गरीब देशों में भी बांटी है। और ये इससे कोई अलग चीज होने वाली ऐसे मैं नहीं मानता हूं। आज अगर किसी भी देश को जरूरत हो तो हमारी वैक्सीन की कंपनियां पूरी तरह सक्षम है वैक्सीन सब पूरे विश्व को सप्लाई करने में।
तो इसलिए ये जो बात कही जा रही है कि सिर्फ अमीर देशों में वैक्सीन मिलेगी और गरीब देशों में नहीं मिलेगी, ये मेरे ख्याल से गलतफहमी है। डॉक्टर मांडे, कहीं ना कहीं आप काफी सकारात्मक बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उम्मीद इससे बन रही है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सबको वैक्सीनेशन नहीं भी मिल रहा है तब भी परेशान होने जैसी अब कोई बात नहीं है, खासकर अगर हम अपने देश की बात करें, क्योंकि इस तरह से जो मैकेनिज्म है वो बनाया जाएगा ताकि इसकी चेन को तोड़ लिया जाए और हम उसमें सफलता हासिल कर पाएंगे। एकदम सही कहा आपने कि चेन को तोड़ना बहुत जरूरी होता है। और समझिए कि एक जगह पर 10 लोग हो और अगर एक को कोरोना होता है तो वो व्यक्ति फिर 9 बाकी लोगों को भी फैला सकता है। लेकिन 9 व्यक्तियों में से अगर सभी ने अगर वैक्सीन ली हो तो उसका फिर सवाल ये है कि वो सिर्फ एक ही व्यक्ति पीड़ित रहेगा, बाकी लोगों को वो वैक्सीन नहीं जाएगा। इसी तरह हम लोग कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, पूरा प्रोजेक्शन करके, कि किस तरह कितने लोगों को देनी चाहिए ताकि ये करने की जरूरत ना पड़े कि सभी को देने की जरूरत है, चेन ब्रेक कर ले जल्दी में, या फिर हर्ड इम्यूनिटी जैसे भी आ जाए, तो इसलिए फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है वैसे। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मांडे, आपका हमसे जुड़े, आपने वक्त निकाला और कई सारी महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं यहाँ पर। तो खासकर डॉक्टर मांडे की बात से जो निकल कर आया है कि अभी हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। और ये बात पहले भी तमाम डॉक्टर्स हमारे शो के जरिए अलग अलग तरीके से कह चुके हैं कि अगर वैक्सीनेशन लग भी गया, अगर टीका आपको लग भी गया, उसके बावजूद भी आपको सावधानियां बरतनी होंगी, क्योंकि ये बीमारी इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। आगे बढ़ते हैं, टॉप स्टोरी 2 का रुख करते हैं। ब्रिटेन में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, भारत में भी इंतजार है जो वो बढ़ता जा रहा है। आज एक बड़ी बैठक भी होने जा रही है, 3 कंपनियों ने मंजूरी मांगी है ट्रायल को लेकर, लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं। वैक्सीन देने के बाद भी क्या असर रहेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वो लोग जिन्हें वैक्सीन लग रहा है, क्या वो संक्रमण नहीं फैलाएंगे, अभी इसको लेकर कुछ भी साफ नहीं है। इधर हरियाणा के मंत्री अनिल विज को ट्रायल के दौरान कोरोना हो गया, जिससे लोगों को में थोड़ा जो डर है वो भी आया है। तो कई सवाल हैं, वैक्सीन जल्दबाजी में बना है, तो जल्दबाजी में जब मंजूरी दी गई है तो क्या कहीं कोई समझौता तो नहीं हुआ है, कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हुआ है। ऐसे ही सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रविंद्र गुप्ता, प्रोफेसर ऑफ क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी के हैं, केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हैं, और कई सवाल और जवाब हम उनसे लेंगे। डॉक्टर रविंद्र गुप्ता, बहुत शुक्रिया आपका हमसे यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो सबसे पहला सवाल डॉक्टर रविंद्र आपसे मैं यही पूछना चाहूंगी कि लंबे समय से लोग डर के माहौल में रह रहे हैं, वैक्सीन एक बड़ी खुशखबरी के रूप में आया है और ब्रिटेन में ये शुरू भी हो गया, लेकिन अब भी सवाल है क्या जल्दबाजी में बना है तो ये उतना सक्सेसफुल, उतना सफल हो पाएगा? तो डाउट तो होता है वैक्सीन के साथ, और जिस जल्दी से ये वैक्सीन आया है वो बिल्कुल लोग थोड़ा घबराएंगे और सोचेंगे कि सेफ है या नहीं, मैं ये वैक्सीन लेना है या नहीं। बट आई थिंक इट्स बहुत सेफ है, और मेरे लिए तो ये वैक्सीन सेफ्टी टेस्ट पास किया है और सेफ है। और सब वैक्सीन के साथ ऐसे ही होता है, वो सेफ्टी 6 महीने के लिए टेस्ट करते हैं, और उसके बाद जब पॉपुलेशन को देते हैं वो वैक्सीन, तब और सेफ्टी टेस्ट करते हैं, देखते हैं कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स है या नहीं। तो सब वैक्सीन के साथ ऐसे ही होता है। जी डॉक्टर, हम जनरली देखते हैं कि वैक्सीन को अप्रूवल मिलने में सालों का वक्त लग जाता है, यहाँ सब कुछ 10 महीने में ही हो गया है, तो इसलिए भी कहीं ना कहीं क्वालिटी को लेकर सवाल खड़े होते हैं। रीजन वो 3-4 साल के बाद होता है, इसके लिए है, रीजन है वो फंडिंग और पैसे के लिए वो टाइम लगता है, डिजाइन टाइम लगता है, एथिकल अप्रूवल को टाइम लगता है, रेगुलेटरी को टाइम लगता है। तो ये सब प्रोसेसेस बहुत जल्दी हो गए थे, तो इसलिए तो वो सब, इसलिए वो जल्दी आया वैक्सीन पैंडेमिक की वजह से। अगर भारत की बात करें डॉक्टर रविंद्र, तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड का ट्रायल चल रहा है, जिसमें 70% एफिकेसी का दावा यहां पर किया गया है, जबकि फाइजर की अगर बात करें तो 94% एफिकेसी का वो लोग क्लेम कर रहे हैं। ऐसे में ये जो अंतर है 95% और 70% का, इससे क्या ज्यादा फर्क देखते हैं आप? क्या इससे वैक्सीन जो है उस पर कुछ फर्क पड़ेगा? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। वो काफी लोग घबरा रहे हैं कि 70% और 90% का फर्क क्या, उसमें क्या होगा, what will happen, will it mean less protection? तो मैं कहता हूं कि
वो स्टडीज जो किए थे वो काफी छोटे थे, एंड इन दोज स्मॉल स्टडीज 70 and 90% is there's not much difference there. तो वो फर्क काफी कम है. तो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होगा कि जब ज्यादा से लोग वो वैक्सीनेशन लेंगे, उसका प्रोटेक्शन सबको मिलेगा. तो ये बोलते हैं हर्ड प्रोटेक्शन, हर्ड इम्यूनिटी. तो प्रोटेक्शन उससे आएगा सब लोग को लेने से वैक्सीन. So if everybody has the vaccine, there's better protection. So we should not focus on small differences here and there. ये आपने एक बड़ी राहत की बात कही कि ये जो डिफरेंस है कि 70% एफिकेसी वाला या 94% एफिकेसी वाला, उसको लेकर बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ट्रायल को लेकर या सैंपल साइज को लेकर भी अंतर आ सकता है. एक और सवाल यहाँ पर है. फाइजर सीईओ एल्बर्ट बूर्ला ने कहा है कि ये अभी साफ नहीं है कि जिन लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा वो कोरोना का संक्रमण फैलाएंगे या नहीं. तो इसका मतलब अभी हमें और लंबा इंतजार करना पड़ेगा वैक्सीन के असर को जांचने के लिए, डॉक्टर? सही बात है. या वो सही क्वेश्चन है. हो सकता है कि वैक्सीन लेने से के बाद आपको कोविड हो सकता है, तो आप ट्रांसमिट कर सकते हैं. इसीलिए फुल प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे वैक्सीन के साथ भी. और इवन द जनरल पॉपुलेशन जिनको वैक्सीन नहीं मिला है, उनको मास्क वेयर करना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग करना पड़ेगा. वो साइंटिफिक रिसर्च चाहिए उसके लिए. We need to do more studies to understand the protection. तो और मेडिकल रिसर्च का जरूरी है. जी, अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए डॉक्टर रविंद्र यहाँ पर, तो हमारा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना अच्छा नहीं है जितना कि दूसरे जो विकसित देश हैं उनका है. ऐसे में भारत में जिस तरह से कोरोना को हैंडल किया गया, उसे आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप ब्रिटेन में बैठे हुए हैं? तो इंडिया सरकार अच्छा रिस्पांस किया है इन जनरल. तो इतना पॉपुलेशन के साथ कोई आसान नहीं है वो टेस्टिंग करने का और ट्रीटमेंट. तो the Indian government has done a great job, I think, so far in difficult circumstances. But the problem ये है कि इतने लोग के साथ, इतना डेंसिटी के साथ ये ट्रांसमिशन कंट्रोल नहीं है. तो ये थोड़ा वो वैक्सीन के साथ कम हो सकता है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को करना पड़ेगा. और मास्क वेयरिंग, ग्लव्स, use of sanitizers, these things are very, very important to limit the spread. Otherwise, it's going to be very difficult to control even with vaccine. डॉक्टर, अभी हम इसी मसले पर बातचीत भी कर रहे थे इसके पिछले आपसे पहले हम डिस्कशन में. भारत प्री बुकिंग में सबसे आगे है, फिर भी 60% आबादी जो है उसी को ये टीका मिल पाएगा. अगर लग पाता है तो क्या ये काफी होगा जो 60% आबादी को मिल रहा है उस कोरोना से बचाव के लिए, या आपको लगता है कि ज्यादा आबादी को ये वैक्सीनेशन होना चाहिए? एक्चुअली यस, मेरे ख्याल से तो 80% पॉपुलेशन तो वैक्सीन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं होगा ऐसे तो छोटे आउटब्रेक्स होंगे, ट्रांसमिशन चेन्स बढ़ेंगे. तो कम से कम 70-80% को मिलना ही होगा. जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रविंद्र, आपने वक्त निकाला हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए. तो आपने सुना होगा, हर डॉक्टर सबसे ज्यादा इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि अगर आपको टीका लग भी गया तब भी आपको ये जो आप सावधानियां बरत रहे हैं अगले कुछ समय तक और शायद कुछ सालों तक बरतनी होंगी. तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जानेंगे आपके भेजे सवालों के जवाब. हमारे साथ होंगे खास एक्सपर्ट. तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और इस हिस्से में हम दर्शकों के सवाल लेते हैं और हमारे साथ खास एक्सपर्ट होते हैं जो आपके सवालों के जवाब देते हैं. आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर यतिन मेहता, चेयरमैन है मेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिटिकल केयर के. डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए. पहला सवाल राखी है बरेली से जो पूछेंगी. कोरोना वायरस के बहुत सारे लक्षण हैं. अब बढ़ती ठंड के साथ मुझे चिंता हो रही है कि मैं थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रही हूँ.
अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कोविड है या नहीं? देखिए, इसमें ऐसा है कि हमें ये याद रखना है कि कोविड अकेली बीमारी नहीं है। हजारों बीमारियां इसके पहले भी थी, कोविड आया उसके पहले। इसलिए आपका जो अस्वस्थता है वो और वायरस इन्फेक्शन या किसी और वजह से भी हो सकता है। इसलिए बेस्ट है, अगर आपको लग रहा है कि तबीयत में कुछ खराबी है तो किसी डॉक्टर को दिखाइए। कोविड का टेस्ट तो तभी कराना चाहिए जब 3 मेन सिम्टम्स रहते हैं इसमें। एक तो बुखार रहेगा, खांसी रहेगी और गले में खराश रहेगी। बाकी बहुत सारे और सिम्टम्स हैं, पर ये 3 मेन सिम्टम्स रहते हैं। अगर ये हो रहा है तो इस वक्त में कोविड टेस्ट कराने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन टेस्ट सिम्टम्स होने के बाद जब आपको एक तकलीफ महसूस हो उसके 4-5 दिन के बाद कराना चाहिए, तभी पॉजिटिव है। लेकिन डॉक्टर को दिखाने में कोई नुकसान जी। तो अगर आपको थोड़ा सा भी शंका हो रही है, डाउट हो रहा है, तो एक बार आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें। यही डॉक्टर यतिन यहाँ पर बता रहे हैं। अगला सवाल जिया पूछेंगी नोएडा से। मेरा नाम जिया है और मेरा सवाल ये है कि इस महामारी के दौरान हवाई जहाज में सफर करना कितना सुरक्षित है? हाँ जिया, ये बड़ा लाजिब सवाल है आपका। देखिए, सारी जो एयरलाइंस हैं वो सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब कि जब आप पहले से आपको वेब चेक इन करना होता है, आपको बोर्डिंग कार्ड पहले से मिल जाएगा। जब लाइन में वहां खड़े रहेंगे एयरपोर्ट पे चेक इन के लिए तो आपको डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। सबको मास्क और वो एनीवे पहनना पड़ता है। टेम्परेचर आपका चेक करते हैं एयरक्राफ्ट के पहले, अंदर जाने से पहले। और अंदर जो भी सारे पैसेंजर जो बैठते हैं उनको वो पीपीई टाइप का पहनना पड़ता है, मास्क कम से कम पहनना पड़ता है। और बीच वाली जो सीट पे बैठते हैं उनको पूरा पीपीई पहनना पड़ता है। और कोई नॉर्मली अभी वो ज्यादा फूड वगैरह सर्व नहीं करते, और पूरी जो एयर हॉस्टेसेस है वो भी पूरा पीपीई पहनती है। इसलिए सेफ्टी काफी है एयरक्राफ्ट पे ट्रैवल करने की। कोई उसमें कोई, मेरे ख्याल से अगर ये सब आप फॉलो करें तो कोई। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर यतिन आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम ये जो जानकारियां आपने साझा करी हैं, इससे हम उम्मीद करते हैं कि और भी लोगों को फायदा होगा जो सफर करने वाले होंगे या जिन्हें थोड़े से भी लक्षण हो रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर साहब का साफ तौर पर कहना है कि अगर आप टेस्ट ना भी करवाना चाहें लेकिन एक बार डॉक्टर से जरूर मिल लेना चाहिए अगर आपके अंदर थोड़े से भी लक्षण ऐसे लग रहे हैं जो दिक्कत वाले हैं। तो आज के हमारे बुलेटिन में इतना ही। आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, मास्क जरूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और थोड़ी थोड़ी देर में अपने हाथ जरूर धोते रहें। नमस्कार।